हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2023 का प्रोसेस टीयर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो आप एग्जाम दे रहे होंगे वो एसएससी एग्जाम्स 2024 होंगे। मेनली सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, सभी एग्जाम्स के लिए जो एनालिसिस का मैं तरीका बताऊंगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो मॉक्स को ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते। उन्होंने मॉक्स तो बहुत सारे दे लिए, 40-50 मॉक्स दे लिए, 60 मॉक्स दे लिए, तब भी उन्हें नहीं पता चल पाता उनका वीक पोर्शन क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, या जो मॉक्स दे दिए उन्हें अब दोबारा से कैसे रिवाइज करें, यूटिलाइजेशन उनका सही तरीके से कैसे करें, कॉपी में क्या चीज़ लिखें क्या चीज़ ना लिखें। तो बहुत सारी चीज़ें मॉक्स से रिलेटेड ऐसी होंगी जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी, और आपका तरीका मॉक को देखने का वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में इसमें होने वाला है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे अभी जो मॉक्स पे अभी इस टाइम पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होंगे, जिनका टीयर 1 हुआ था, टीयर 2 में कुछ मार्क्स से उन्हें लग रहा है कि सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें बहुत मॉक्स देने, राइट, टीयर 1 के भी देने और बाद में टीयर 2 के भी देने होंगे। तो मैं टीयर 1 के मॉक्स के बेसिस पे मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग जो सभी में कॉमन होगा, सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताऊंगा। आर्ट ऑफ स्किपिंग के बारे में काफी लोग बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस को स्किप करना आना चाहिए। अब बेसिकली आर्ट ऑफ स्किपिंग है क्या और ये कैसे आएगा? क्या आप रैंडमली कोई भी एक बिगिनर बच्चा मॉक उठाएगा और वो आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज कर लेगा? वो आधे क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ देगा अगर वो सारी चीजों को छोड़ता हुआ चलेगा। तो उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। पूरी वीडियो को देखें, जो की पॉइंट्स हैं इसके जरूर एक कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, मॉक के लिए एक सेपरेट कॉपी भी हम बनाएंगे, उसमें ही आप स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स लिख लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, वीडियो को चाहे तो आप 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हैं। देखो, हमारा एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का पैटर्न क्या है। इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 25-25-25-25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन है। हमें 60 मिनट दी जाती है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की होती है। सिमिलर सी चीजें अगर मैं सीपीओ में जाऊं तो यहाँ पे क्वेश्चंस डबल हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स हाफ हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं सीएचएसएल में जाता हूं तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। अगर आप सिलेक्शन पोस्ट पे जाते हैं तो भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। राइट, तो हम समझेंगे कि इस मॉक को देने का, इसका जब पेपर अटेम्प्ट करें या मॉक दें तो सही तरीका हमारे लिए क्या होगा। ठीक, देखो, सबसे पहले आप दिमाग में रखो कि चैप्टर वाइज वेटेज लगभग क्या रहती है, किस टॉपिक से जनरली कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं पिछले 2 सालों का आपको यहाँ पे मैथ्स का दिखा रहा हूँ, सीजीएल 2020 और 22 और सीजीएल 2023। इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस बिल्कुल होंगे, लेकिन हाँ ये होता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। मैक्सिमम केसेस में यही देखा गया है। 1-2 शिफ्ट ऐसी होती हैं जिसमें चीजें एज एक्सपेक्टेड बिहेव ना करें, कुछ टॉपिक से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन और कुछ टॉपिक से बिल्कुल ना क्वेश्चन, ऐसा भी हो जाता है। बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलें, अगर आप मॉक टेस्ट देने जाएंगे, अगर मेरे को मॉक्स बनाने हैं तो मैं पिछले साल की वेटेज देख के मॉक्स बनाऊंगा ना कि ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में हम वैसे वैसे क्वेश्चन डालेंगे। राइट, आप एग्जाम देने जाएंगे, उस टाइम पे हल्का बहुत वेरिएशन आया तो भी आप कैटर कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ के चलें कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो किस टॉपिक से ऑन एन एवरेज कितने कितने क्वेश्चन 2020 में पूछे गए थे सीजीएल के अंदर मैथ्स के। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सीजीएल 2023 के देखेंगे तो लगभग इतने इतने क्वेश्चन हर टॉपिक से थे। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें बदल जाएंगी, कई बार ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन होंगे, कई बार 4 होंगे। ठीक है, ऐसे ही हो सकता है कई बार, जैसे इस बार सीजीएल 2023 में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 1.4 ऑन एन एवरेज हर एक शिफ्ट में। इस बार अगर मैं देखता हूँ टाइम एंड वर्क से हर शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2-2 क्वेश्चन, तो इन दोनों टॉपिक्स की वेटेज थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी और वहीं एडवांस मैथ्स की वेटेज थोड़ी सी कम कर दी। बट आप ये मान के चलें कि हर एक चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो मेजर चैप्टर है, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, मिक्सचर से कई बार होता है कई बार नहीं होता, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बहुत सालों से फिक्स चल रहा है, कंपाउंड टच से 1 क्वेश्चन मान के चलें, कई बार सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन, कंपाउंड टच से भी 1 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आप 1 क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलें, कई बार 2 और इस बार तो 3 भी दे दिए थे एसएससी ने। ऐसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आप 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलें, सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन जरूर मान के चलें, नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी पे 1 क्वेश्चन मान के चलें। ठीक है, अलजेब्रा के 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का कई बार 0 कई बार 1, ज्योमेट्री का आप मान के चलें 3 कभी 4 क्वेश्चन, ऐसे मेंसुरेशन का 1 या 2 क्वेश्चन, और डीआई के अभी के हिसाब से 2 ही क्वेश्चन मान के चलें कि एक पेपर में आएंगे। ये चीज आपके अपने माइंड में रहोगे तो ये होगा कि कुछ टॉपिक जो आपको नहीं आते, अगर उसका क्वेश्चन स्टार्टिंग में पड़ गया तो आपको पता है कि आप वो टॉपिक्स भी आएंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, तो आप कवर कर पाएंगे। ठीक, ऐसे ही ये तो हो गया हमारा मैथ सेक्शन का। इंग्लिश सब्जेक्ट में जनरली फिक्स चीजें चलती हैं कि 2 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, स्पेलिंग के 2, सिनोनिम के 2, एंटोनिम के 2 से 3 क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 2 क्वेश्चन, ग्रामर कुछ अनस्पेसिफिक, मतलब
जो फिक्स नहीं है, कई बार प्रीपोजिशन से रिलेटेड अलग क्वेश्चन पूछ लिया ग्रामर का, कई बार आर्टिकल से रिलेटेड वैसा, ठीक है। उसके बाद आपका एरर करेक्शन हो गया, आपका एरर डिटेक्शन हो गया, लगभग दो क्वेश्चन दोनों से, फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव के 1 क्वेश्चन, जम्बल्ड के 2 क्वेश्चन, या फिर ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का 1 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके आने, ठीक। तो कोई टॉपिक अगर आपका वीक है, अगर वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, उससे देख के होपलेस नहीं होना, इसलिए मैं बता रहा हूं। ऐसे रीजनिंग का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग में मिरर इमेज हो गया, ठीक है, फिगर वाले, फिगर एनालॉजी हो गया, पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया, आपका डाइस हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, ये इजी टॉपिक्स भी आएंगे, ठीक है। हो सकता है सीरीज के क्वेश्चंस में आप फंसो, लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इजी होंगे। ब्लड रिलेशन हो गया आपका, ठीक है, तो डिक्शनरी हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज भी आसान ही होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप आराम से कर लेते हैं, साइलो भी आराम से कर लेते हैं, तो ये इजी टॉपिक्स भी आएंगे। तो स्टार्टिंग में फंसे तो हमें पता है इजी टॉपिक्स भी आने हैं, तो कॉन्फिडेंस मॉक देते टाइम अपना डाउन नहीं करना है। ऐसे ही आप जीके में देख सकते हो ऑन एवरेज क्या रहता है, ठीक है। ये तो हमने छोटी सी बात करी वेटेज के बारे में कि हर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में, क्योंकि जनरली लोगों का क्या होता है ना, स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चंस आ जाए किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही लूज हो जाता है कि स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए, लेकिन यकीन मानो बाकी टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस धीरे धीरे आने वाले होंगे, ठीक। अगर मैं बात करता हूं मॉक्स कब देने हैं, आप अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार पहला मॉक देके देख लीजिए कि आपके प्रेजेंट प्रिपरेशन का लेवल क्या है, और हर 15 दिन में एक मॉक आप ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट देखने के लिए कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं चाहते देना तो 30 डेज में एक दे सकते हैं, स्टार्टिंग के 3-4 महीने, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं ज्यादा मॉक्स देना, ठीक है। जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप से मैथ्स हो गया कंप्लीट, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके बचा हुआ है, तो आप एक हफ्ते में एक मॉक आराम से दे सकते हैं। जब 90% सिलेबस कवर हो जाए तो हफ्ते में 2 मॉक भी दे सकते हैं आप, और एग्जाम से 1 महीने पहले डेली का 1 मॉक भी आप दे सकते हैं। जो लोग रिपीटर्स हैं कि बहुत अच्छे नंबर थे पिछली बार, टीयर 1 में, टीयर 2 में कम मार्क्स बने, या फिर ऐसा है टीयर 1 पे बाउंड्री पे रह गए थे, तो वो अभी से आप अल्टरनेट डे पे या 3 दिन में 1 मॉक तो जरूर देते हुए चले। ये मैंने बिगिनर्स के हिसाब से बताया कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं बिगिनर्स को मना कर रहा हूं 15 दिन में 1 मॉक दो, क्योंकि मॉक देना काफी नहीं है, मॉक तो 6-60 मिनट का होगा, उसके एनालिसिस में भी आपके 60 मिनट जाएंगे, और बिगिनर होगा तो उसे 2 या 3 घंटे लग जाएंगे, जिस तरीके से मैं एनालिसिस अभी बताने वाला हूँ, राइट। क्योंकि वहां पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना, उसमें किस तरीके से चीजें हुई, जब आपने चीजें पढ़ी नहीं है तो मॉक से एनालिसिस का आपको क्या फायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक्स आपको आते ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि अगर आपका एक बार 70% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप वीकली बेसिस पे मॉक्स देना स्टार्ट करें, वरना कोई सेक्शन आपका कंप्लीट है तो सेक्शनल मॉक्स आप दे सकते हैं वहां पे। से रीजनिंग कंप्लीट हो गया आपका, तो रीजनिंग के सेक्शनल मॉक्स देते रहो टाइम टू टाइम, तीसरे दिन या दूसरे दिन एक मॉक दे लिया, उसमें जहां भी गलती है वो नोट डाउन करते रहे, ठीक है। मॉक्स भी कैसे दें, एक प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक दे लें आप, और एक न्यू मॉक दे लें, ठीक है, ऑल्टरनेट डे पे से शिफ्ट करते रहें, जो भी फ्रीक्वेंसी मैंने बताई उस हिसाब से। प्रीवियस ईयर के मॉक्स फ्री आरबीए वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, सीजीएल के शायद 8 शिफ्ट का हमने डिटेल सॉल्यूशन लिख दिया, वो अपलोड हो जाएगा, 1-2 शिफ्ट का तो हो भी गया होगा, और बाकी शिफ्ट का भी हम धीरे धीरे अपलोड कर देंगे। बाकी सीपीओ, स्टेनो, बाकी सबके भी मॉक्स अवेलेबल है, विदाउट सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ही, सॉल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूं, ये आरबी वेबसाइट पे जाके आप मॉक्स दे सकते हैं। अब मेन चीज आएगी कि किस तरीके से हम मॉक्स को दें, ठीक है। अब डिटेल में घुसने वाले हैं हम। देखो 2 सेक्शंस हैं, जीके और इंग्लिश, जो आपको सबसे पहले करना चाहिए मॉक देते टाइम, क्योंकि या तो आपको सॉल्यूशन आता है या फिर आपको नहीं आता, ठीक। इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है, आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर सोल्व करके आंसर निकालोगे। तो इंग्लिश का जो सीजीएल का मॉक होता है, जनरली आप इसे 10 से 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जीके का मॉक होता है वो 6 से 8 मिनट के बीच में पर्सन टू पर्सन टाइम वेरी कर सकता है। देखो जीके में तो सीधा हिसाब है, आपको आता है नहीं आता आप जनरली मार्क कर देते हैं। 2 ऑप्शन में डाउट होता है तो भी आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। 2 ऑप्शन में डाउट हो तो 100% आपको अटेम्प्ट करना है। 3 ऑप्शन में डाउट हो, टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं कि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना, जिसपे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर किसी चीज की लग रही है। 3 ऑप्शन बचे में, एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी 40%, 2 ऑप्शन की 30-30 लग रही है, 30-25 लग रही है, तो आप ये वाला मार्क कर सकते हैं 3 ऑप्शन में। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में डाउट जा रहा है तो फिर मार्क बिल्कुल भी नहीं करना। 2 ऑप्शन में 50-50 लग रहा है तो आराम से आप डेफिनेटली 100% मार्क करके जाए, एट द एंड आपको एडवांटेज मिलेगा। इंग्लिश में देखो स्पेसिफिकली क्या होता है, इंग्लिश में हम इस चीज पे जरूर फंसते हैं कि 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं,
2 ऑप्शन बचते हैं, तो आप वहां पे अटेम्प्ट जरूर करें। और उस केस में भी इंग्लिश में देखो, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन के बारे में पढ़ के सोचते रहोगे, ठीक है, आप 1 मिनट लगा दोगे, 2 मिनट लगा दोगे, आप सही निष्कर्ष पे पहुंचोगे ही नहीं उस पर। तो जो फर्स्ट आपका जाए ना कि यार क्वेश्चन पढ़ते मेरे दिमाग में ये इसका आंसर होना चाहिए, चाहे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे, जो पहला आपका हिट करा कि नहीं यार इसके चांसेस ज्यादा है, आप उसे मार्क करें। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ता हूं रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए, देखो अब यहां पे स्किपिंग वाला बेसिकली पार्ट आता है कि हमें क्या स्किप करना है, क्या स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आप चारों सेक्शन में अगर अटेम्प्ट का तरीका बताऊं तो तीसरे नंबर पे आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करें, चौथे नंबर पे मैथ्स में, क्योंकि रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स तो है जो हमेशा इजी ही आएंगे। मैथ्स के अंदर ये हो जाता है क्योंकि सिलेबस रीजनिंग से 6 गुना वास्ट है, तो जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं है या उनकी रिविजन प्रॉपरली नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। राइट, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपेयर कर ली, 2-3 साल से पेपर देते हुए आ रहे हैं, वो तो कर सकते हैं मैथ्स भी पहले, बट जो बिगनर है उसे रिकमेंडेड होता है कि वो मैथ्स लास्ट में करे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े कैलकुलेटिव बनाए जा सकते हैं, थोड़े ट्रिकी बनाए जा सकते हैं, वो टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े, आप फंस सकते हो उसमें ज्यादा। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आप रीजनिंग करेंगे, उसमें सीरीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें लॉजिक खुद से ढूंढना पड़ता है वो लास्ट में, और फिर मैथ्स पे आप मूव करेंगे। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हमें मैथ्स में करने होंगे, कौन से क्वेश्चंस स्किप करने होंगे। मैथ्स के अंदर जो टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन देखा आपने, देखते ही आपको क्वेश्चन के सारे स्टेप्स पता है कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से सोल्व कर सकता हूं, इस 45 से 60 सेकंड के अंदर मेरा आंसर आ जाएगा, वो क्वेश्चन आप करें 60 सेकंड के कम टाइम में। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हैं मैथ्स में, तो वो आपको 100% फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मैथ्स का, हो गया हमारे पास ये, ठीक है, वो चैप्टर जो आपने नहीं पढ़े, अभी मैं मॉक देना सिखा रहा हूं, ठीक है, मॉक को एनालिसिस करना भी बाद में आएंगे हम उस पे, तो जो नहीं पढ़े वो आपको छोड़ने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3-4 लाइन के क्वेश्चंस हैं, वो आपको छोड़ने हैं। ऐसे रीजनिंग के अंदर भी अगर आपको लगता है जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, वो 4-5 लाइन तक चला गया, बहुत लंबा एग्जामिनर ने बना दिया, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत लंबा बना दिया 3-4 लाइन में, मुझे पता है आप कर लोगे, लेकिन उसे लास्ट में करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। हो सकता है सिंपल क्वेश्चन मेरा मैथ्स का छूट जाए, टाइम की कमी आ जाए पेपर देते टाइम, राइट। लॉन्ग क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे, जो पढ़ा नहीं वो लास्ट में करेंगे। तीसरी चीज हमारे पास आएगी, जो 60 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे वो आप बाद में सोल्व करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे होंगे, मैंने कहा एक क्वेश्चन है जो मैं विद इन 60 सेकंड सोल्व कर सकता हूं, आपने सोल्व करा, आपका आंसर मैच नहीं करा, चारों ऑप्शन में से एक भी आंसर मैच नहीं करा। अब देखो एक तरीका तो ये मैं उसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अगर मैं उसे आगे छोड़ के बढ़ जाता हूं और बाद में आफ्टर 15 to 20 मिनट सारे क्वेश्चंस करने के बाद वापस आता हूं, तो मेरे को दोबारा से पूरे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इट मे टेक टाइम। हो सकता है आपने छोटी सी सिली मिस्टेक करी हो क्वेश्चन के अंदर, आप दोबारा एक बार देखोगे फटाफट से तभी आंसर आ जाए, तो सेकंड टाइम आप उस क्वेश्चन को जरूर एक वहीं की वहीं देख लें कि क्या कोई सिली मिस्टेक तो नहीं है, हो सकता है आपका आंसर मैच कर जाएगा। 50% केसेस में आपका सेकंड टाइम देखते ही आंसर मैच कर जाएगा। जब सेकंड टाइम देख के भी आंसर मैच ना करे, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप आगे बढ़ेंगे, पूरे पेपर को सोल्व करेंगे, जो और क्वेश्चन बचे हुए थे वो देखेंगे और लास्ट में जाके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि कहां गलती रह गई थी। क्योंकि कई बार होता है हमारी एक सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। कई बार एक सिंपल कैलकुलेशन से मैंने कहा 9 × 3 27 होता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। हो सकता है उस टाइम पे एग्जाम प्रेशर के कारण मैं 9 × 3 की जगह 9 × 4 बार बार 36 लिख रहा हूं, है ना। ये चीजें हो जाती हैं, कई बार यूनिट डिजिट निकालने में भी मिस्टेक हो जाती है, सिंपल सी कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसे लास्ट के लिए छोड़ें, लास्ट में फ्री माइंड में अगर आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा तो आप दोबारा से देख के क्वेश्चन को सही तरीके से सोल्व कर पाएंगे। और इस बीच आप काफी सारे क्वेश्चंस क्योंकि ऑलरेडी सोल्व कर चुके होंगे, तो आप उस सही मेंटल स्टेट में होंगे कि आप ये कैलकुलेशन वाली मिस्टेक दोबारा से रिपीट ना करें। या क्वेश्चन रीड करने में कोई मिस्टेक तो नहीं है, जैसे कि कई बार आपका आंसर मैच नहीं करता, तो लास्ट लाइन क्वेश्चन की दोबारा जरूर रीड करें कि उसमें कुछ अलग से तो नहीं था। जैसे सिली मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं हमारी, तो हर एक क्वेश्चन की आप लास्ट लाइन एक बार दोबारा से हमेशा ही आपको रीड करनी ही करनी है। जैसे किसी ने पूछ लिया हाफ दी वर्क कितने टाइम में होगा, अब हाफ दी वर्क जनरली अगर कोई ऐसे लिखे तो हमें दिख जाता है कि हाफ वर्क कितने टाइम में होगा। जब ऐसे लिख देते हैं ना, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम तो याद रहता है, आंसर निकालते टाइम में दिखता नहीं है। ऐसे ही जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो रेडियस तो हम निकाल लेते हैं जनरली, लेकिन जब डायमीटर पूछ ले, डायमीटर के केस में भी हम रेडियस पे आंसर मार्क करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है।
राइट, सिली मिस्टेक्स होती है छोटी छोटी। तो क्वेश्चन की हमेशा लास्ट लाइन एक बार जरूर नजर डालें उस पर कि कैसे सोल्व करना है। मैथ्स के अंदर खास तौर पर आप ध्यान दीजिए, या रीजनिंग में भी सीरीज वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान दे सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ने हैं, ऑप्शंस पढ़ने हैं। और ऑप्शंस पढ़ना मतलब टाइम लगाना नहीं है, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम होता है ऑप्शंस पे एक बार नजर डालनी। उसमें हम ऑप्शंस में क्या क्या चीजें वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन दूर है या पास है, क्या ऑप्शंस मेरे क्लोज क्लोज हैं, ठीक है, क्या हमसे पॉइंट में आंसर्स आ रहे हैं, और क्वेश्चन में भी ये चीज देखते हैं कि क्या अप्रोक्स वैल्यू में पूछा है या एग्जैक्ट वैल्यू में क्वेश्चन में आंसर पूछा है। ये तीन चीज हमें ऑब्जर्व करनी होती है। देखो, अगर मेरे ऑप्शंस क्या हैं, काफी ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, अगर ऑप्शंस क्या हुए मेरे पास, क्लोज हुए, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या देखूंगा मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट डिजिट मेथड जो है या डिजिटल सम मेथड अगर आप लगा पा रहे हैं, उसका तो कम ही यूज पड़ता है। बेसिकली यूनिट डिजिट मेथड से मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं। ऑप्शंस क्लोज है, यूनिट डिजिट मेथड से अगर हमारा आंसर आ जाए, एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट में जा रहे हैं तब भी हमारा यूनिट डिजिट मेथड काम कर जाता है। अगर अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है तो उसमें यूनिट डिजिट मेथड आपका काम नहीं करेगा, ठीक। और ऑप्शंस क्या हो गए हमारे, क्लोज ना हो गए, अगर दूरी पे हो गए ऑप्शंस, तो फिर हम क्या करेंगे, अप्रोक्स मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में आंसर पूछा है तो यूनिट डिजिट मेथड, डिजिटल सम मेथड, ये सारे के सारे क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो वहां पे हमें अप्रोक्सीमेशन ही लगाना पड़ेगा। यूनिट डिजिट मेथड लगाना सबसे आसान होता है, डिजिटल सम मेथड उसके बाद, फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड उसके बाद, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा दूरी पे ऑप्शन है तो कई बार क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अप्रोक्सीमेशन से हमारा आंसर आ जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम क्या करें, ऑप्शंस पे नजर डालें, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अब ऑप्शन से और फायदा होता है, जैसे आप अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में, उस केस में हम ये चीज देखते हैं कि भैया ऑप्शन, चारों ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, या फिर हमारे पास उस केस में फंक्शंस दे रखे हैं या वेरिएबल्स दे रखे हैं एक तरीके से। तो अगर मेरे पास डायरेक्टली नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, तो उस केस में मुझे पता है वैल्यू पुटिंग से मेरा मैक्सिमम केसेस में आंसर आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हो, ज्यादा हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, सॉरी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो उसमें हम फिर वैल्यू पुटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स दे रखा है तो हम कोशिश करते हैं अगर बेसिक से आ जाए तो बेस्ट है, वरना वैल्यू पुटिंग पे फिर देखेंगे, ऑप्शंस पे पहले लगा के देखेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड कि वैल्यू पुटिंग में क्या चारों ऑप्शंस में डिफरेंट आंसर मिल रहा है। अगर डिफरेंट आंसर मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो ऑप्शंस देखना बहुत जरूरी है मैथ्स में, कि हम पहले ऑप्शंस को देखें, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करें, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो टॉपिक का आपको आइडिया नहीं है या बहुत इन डेप्थ आपने नहीं पढ़ा, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी दूरी पे हैं, तो क्वेश्चन देखते ही आप आइडिया लगा लोगे यार यही आंसर हो सकता है। जैसे कंपाउंड टेस्ट में कई बार टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं कि इंटरेस्ट दे देते हैं कि इंटरेस्ट इतना बन रहा है प्रिंसिपल दे देंगे, बताओ टाइम कितना होगा। अब इंटरेस्ट देख के, प्रिंसिपल देख के, सिंपल इंटरेस्ट का तो इजी होता ही है, कंपाउंड टेस्ट में भी आप सिंपल इंटरेस्ट से इफेक्टिव निकाल लेते हैं कि लगभग इतना हो रहा होगा, चार ऑप्शंस देके, तो टाइम कैसा होता है, या तो 2 ईयर या फिर 3 ईयर या 2.5 ईयर, तो आपको गैप से पता चल जाता है कि भैया यही आंसर मेरा आने वाला है। क्या ये चीज समझ आ गया आपको? तो मैथ्स के अंदर अटेम्प्ट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप ऑप्शंस पे नजर डालें, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करें। अब बारी आती है, मैं सबसे पहले अब आर्ट ऑफ स्कीपिंग के ऊपर बात करता हूं कि आर्ट ऑफ स्कीपिंग एक्चुअली में है क्या, क्यों काफी लोग पढ़ने के बाद भी इसे यूज नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, है ना। और ये एक्चुअली डिटेल में कोई इस पे बात भी नहीं करता कि ये आएगा कैसे, ठीक है। आर्ट ऑफ स्कीपिंग कुछ नहीं है, ये डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज्ड व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। दो चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि जो नहीं आता वो छोड़ दिया, लंबे क्वेश्चन छोड़ दिया। अब वो क्वेश्चंस भी तो आएंगे जो आपने देखा, आपने कर रखे होंगे या आते होंगे, वो कैसे डिफाइन करें कि ये वाले टाइप का क्वेश्चन मैंने कर रखा है नहीं कर रखा। जैसे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, या फिर आपने परसेंटेज टॉपिक ही ले लो, आपने परसेंटेज पढ़ लिया मुझसे भी, है ना, किसी और या किसी और टीचर से पढ़ा आपने, है ना। उसके बाद अब क्वेश्चन आया परसेंटेज का, परसेंटेज आपने पढ़ रखा है, हाउ विल यू डिफाइन कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ना है या करना है, या इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। ये डिसाइड करेगा आपकी रिवीजन, कि जो आपने पढ़ाया मैंने आपको, उन्हें कितनी बार आपने रिवाइज करा है। अगर आपकी रिवीजन अच्छी होगी तो क्वेश्चन को देखते ही
आपके माइंड में आएगा यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं 50 से 60 सेकंड्स में जनरली कर सकता हूं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल से 4-5 स्टेप से मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये कब डिसाइड होगा, जब आपने रिवीजन कर रखी होगी। वरना परसेंटेज टॉपिक आपने पढ़ लिया, रिवीजन उसकी करी, तो हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आपको आता है, लेकिन जब सोल्व करने बैठोगे उसमें 2-2 मिनट लग जाएंगी और एग्जाम छूट जाएगा आपका, क्योंकि आपने सही क्वेश्चंस को चूज नहीं किया सोल्व करते टाइम। तो रिवीजन डिसाइड्स योर आर्ट ऑफ स्कीपिंग। आपने रिवीजन अच्छी से करी, इससे मैंने परसेंटेज कराया, उसमें मैंने परसेंटेज की शीट में आपको 150 क्वेश्चंस करवाए, आपने उन क्वेश्चंस की 4 से 5 बार रिवीजन कर ली, है ना। तो अब क्वेश्चंस के टाइप्स आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, देखते ही आप बता दोगे इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो आप कर लोगे, आपको याद रहेगा ना कि ये करा हुआ है। वरना हर क्वेश्चन अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं करी तो हाँ ये आता तो है, अब कंफ्यूजन में रहोगे एग्जाम टाइम में भी करूं या ना करूं, करने बैठ जाओगे तो फंस सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं पता, बीच में 4-5 स्टेप से क्वेश्चन में 2-3 स्टेप निकाल लिए, चौथे 5वें स्टेप पे जाके आप फंस गए कि कैसे सोल्व करूं, या कैलकुलेशन में फंस गए। तो आर्ट ऑफ स्कीपिंग इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रिवाइज द सिलेबस, द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव रिवाइज द टॉपिक। आपने अच्छे से रिवीजन कर रखी है, हो सकता है, हमेशा हो सकता है कि आपने टीचर से सब कुछ पढ़ा, अच्छे से रिवाइज करा, फिर भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना दे जो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो उस केस में एटलीस्ट आप क्वेश्चन देख के कहोगे यार इस तरह का नहीं कर रखा मैंने एग्जैक्टली, उसे आगे छोड़ दो उससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 25 क्वेश्चन आने हैं ना, 25 में से मैक्स कितना हो जाएगा, अगर आपने डिटेल में किसी टीचर से पढ़ा है, कि 2 या 3 क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे आपको ऐसे जो आपको उस टाइप के देखे हुए ना हो या बिल्कुल भी आइडिया ना हो आपको, ठीक है, वो छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। कोई लेंथी क्वेश्चन आ गया वो छोड़ के आगे बढ़ना है। तो एट दी एंड जिसकी तैयारी अच्छी है, मैथ्स के अंदर अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो वो इजिली वन गो में बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे डिपेंड करता है कितनी प्रिपरेशन करिए, कुछ लोग 10 में से 10 भी कर लेते हैं, कुछ 8 करते हैं, कुछ 7 करते हैं, ठीक है। तो तब भी अगर 22 क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन तक भी आप मैथ्स में अच्छा कर लेते हो सोल्व, तो इट इज अ गुड अटेम्प्ट। लेकिन वो आपको आर्ट ऑफ स्कीपिंग कब आएगा, जब आपने रिवीजन अच्छे से करी होगी, वरना आर्ट ऑफ स्कीपिंग कभी आप क्वेश्चंस को स्किप कर ही नहीं पाएंगे। वरना ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चंस स्किप कर दिए, वरना ऐसा होगा कि कुछ ही क्वेश्चंस लग रहा था कि कर देना चाहिए और फंस गया, उसमें लंबा चला गया। अब मॉक्स के एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे एनालिसिस करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो जब आप मॉक दें, कोशिश करें आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे मॉक्स दें, ठीक है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास नहीं है, आसपास लाइब्रेरी में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो टेम्पररी बेसिस पे मोबाइल पे मॉक्स दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले जो डेली मॉक्स देने हैं, कोशिश करें कम से कम 10 से 15 मॉक्स आप कंप्यूटर पे बिल्कुल एग्जाम जैसी कंडीशन में मॉक दें, ठीक है। क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाता है मोबाइल में मॉक देने में, तो क्वेश्चन आया क्लिक करा आगे बढ़ गए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम होता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे देते हैं, माउस को वहां पे लेके जाना, क्लिक कराना, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, इट टेक्स मोर टाइम। तो आप मोबाइल में दे तो 5 मिनट पहले ही मॉक को सबमिट कर दें, वो बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि डेस्कटॉप पे देंगे तो आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। हम मोबाइल में कई बार ये होता है कि क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको बार बार स्क्रॉल अप या डाउन करना पड़ रहा है, तो उस केस में वही बात आ जाती है, कई बार मोबाइल में भी ज्यादा टाइम लग जाता है। बट एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल कम से कम 8 से 10 मॉक्स तो एग्जाम जैसी कंडीशन में देना चाहिए, अलग अलग साइड में फेस करके, कभी पंखा चला के, कभी पंखा बंद करके, कभी ठंडी में, कभी गर्मी में, हर तरीके से, कभी आवाज के साथ, कभी नॉर्मल जैसे बाहर आवाज आती है या कुछ भी, आप बैरियर्स अपने लिए इकट्ठे कर सकते हैं कि अगर ऐसे सिचुएशन में मुझे मॉक देना पड़े तो कैसा हो, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहें, ठीक। अब बारी आती है मॉक्स एनालिसिस भी डिटेल में। देखो सबसे पहले तो एक आपको सेपरेट कॉपी बनानी है मॉक्स के लिए। अब इस कॉपी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने कहा फर्स्ट पेज पे तो ये लिख लो जो जो मैं चीजें बताता जा रहा हूँ आपको, ये वीडियो खत्म होने के बाद सारी चीजें उसमें लिखनी है, ठीक। इसे सेक्शंस में आप ब्रेक कर लो, ठीक है। इसमें आप एक सेक्शन कर सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पे 4 पार्ट में इस बड़ी कॉपी को स्प्लिट कर लिया, फिर छोटी 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 कॉपी ले रहे हो तो 4 कॉपी सेपरेट बना ली, एक मैथ्स की, एक इंग्लिश की, एक रीजनिंग की और जीके की। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इसमें नोट करने वाले होंगे वो आपको मैथ सेक्शन में मिलेंगे, आपको इंग्लिश सेक्शन में भी कुछ मिलेंगे और जीके में मिलेंगे। रीजनिंग में बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप फंसोगे और जो आपको नोट डाउन करने होंगे, वरना 2 कॉपी बना सकते हो कि यार मैथ्स और रीजनिंग की एक बना ली और इंग्लिश और जीके की एक सेपरेट कॉपी बना ली मॉक के लिए। अब
सिर्फ हम उन क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करते हैं जो क्वेश्चंस आपके सही हो गए, एनालिसिस सॉरी जो गलत हुए। हमें हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना। अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हमें 60 के 60 क्वेश्चन पे एक बार मूव जरूर करना है, ठीक है। जीके के अंदर कई बार होता ना, मान लो हुआ क्या, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, ये सारी इन डेप्थ चीजें हैं। जीके जीके मैंने उठाया, अब 25 क्वेश्चन करने थे मेरे को मौके में, मेरे को भी पता है कि 25 में से हो सकता है 8 या 10 मेरे को आते हैं, और मैंने 6 8 या 9 के तुक्के भी लगाए, ठीक है। मान लो हमारे पास 25 क्वेश्चन हैं, 10 100% श्योर हूं आएंगे, मैंने 8 50-50 या 30-30 मतलब 2 या 3 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो रहा था, मैंने लगा दिए, 18 अटेम्प्ट करे और 7 है मेरे अनअटेम्प्टेड। अब देखो जो 10 क्वेश्चन आपने करे, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ नहीं सिर्फ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये 7 आपके कवर हुए। अब इन 8 में से हो सकता है आपके 3 या 4 सही हो जाएं और 4 गलत हो जाएं। अगर आपने सिर्फ गलत वाले क्वेश्चंस देखे और अनअटेम्प्टेड देखे तो ये तो 4 आपके ठीक है वेरीफाई हो गया कि यार ये गलत थे, लेकिन इन चारों क्वेश्चन में भी तो आपने तुक्का लगाया था। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बाद में याद रहेगा कि वो वाला तुक्का आपका सही हुआ था या गलत हुआ था, अगर एग्जाम में सेम सिमिलर क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने की तुक्का लगाया था वो सही क्यों हुआ। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, चारों ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए होंगे मॉक के अंदर, तो उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका आंसर सही क्यों है आपको वो भी पता चलेगा। तो तुक्के वाला पार्ट कवर हो गया यहाँ पे। और ये 10 क्वेश्चन जो आपको लग रहा था बिल्कुल सही है, हो सकता है इनमें से भी आपके 8 ही सही हो और आपके 2 गलत हो जाए। तो इन क्वेश्चन में भी अगर फटाफट से आप एक बार निगाह मार लेंगे तो कुछ टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। हो सकता है ऑप्शन से, क्योंकि क्वेश्चन बनाए उसके ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सॉल्यूशन में ऑप्शंस भी एक्सप्लेन होते हैं, तो एक बार देख लेंगे तो हो सकता है कुछ इंफॉर्मेटिव चीज आपको मिल जाए। क्योंकि जब मॉक्स बनाए जा रहे हैं तो उसमें कोशिश की जाती है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ज्यादा से ज्यादा डाले जाएं आपके लिए, जिससे कि आपकी रिवीजन भी पैरेलली होती रहे। तो ये क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो ये जीके सेक्शन जो जनरली सब इग्नोर कर सकते हैं, मैं कहता हूं इसके भी सारे देख लो। सिमिलरली इंग्लिश सेक्शन पे आता हूं। इंग्लिश में लोगों के अटेम्प्ट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन में डाउट होता है, सब मार्क करके आते हैं। तो इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन है, आप क्या हो 18 में श्योर हो 100% और 7 क्वेश्चन में क्या हो आप डाउटफुल हो, पर 25 के 25 अटेम्प्ट कर दिए। अब इन 18 क्वेश्चन में भी जब रिजल्ट आता है पता चलता है 18 में से 15 सही हुए, 3 तो इसमें गलत हो गए, और इन 7 में से 3 सही हुए, 4 गलत हो गए। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो। अगर आप ये खाली 7 क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें भी अगेन ये 3 क्वेश्चन जिसमें डाउट था, ये डाउट आपका कभी क्लियर नहीं होगा, कि आप भूल चुके होंगे कि ये मैंने मार्क करा था सही हुआ या गलत हुआ बाद में, ठीक है। और ये 3 क्वेश्चंस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप देखोगे। ये 15 क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट होवर इट। क्वेश्चन कितना सेकंड लगेगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर, क्वेश्चन देखा आगे बढ़े, क्वेश्चन देखा आगे बढ़े, वो क्विकली आप ये काम कर सकते हो। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे एंटोनिम का क्वेश्चन था, ठीक है, आपने क्या करा ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। अब बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी तो देख लो, वो भी तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं आपके लिए। सिनोनिम है उसका 3 मीनिंग नीचे लिखे हुए हैं, उनके मतलब भी देख लो कि क्या क्या उनके मतलब बनते हैं। अगले मॉक में हो सकता है वही क्वेश्चन आपको मिल जाए, राइट। ऐसे ईडियम्स हो गए, ईडियम पे 4 ईडियम के ऑप्शन दे रखे होंगे। कई बार होता है ना कि एक मीनिंग लिख दिया, चारों ईडियम्स में बताओ कौन जस्टिफाई करता है इस मीनिंग को, तो आपने देख लिया है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी। तो ये सही ऑप्शन भी देखने जरूरी है। अब आते हैं रीजनिंग पे। सिमिलर सिचुएशन आपकी रीजनिंग के साथ होगी। जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, जो क्वेश्चन रॉन्ग है आप वो देख सकते हैं। रीजनिंग में रॉन्ग क्वेश्चंस और राइट क्वेश्चंस। कई बार राइट क्वेश्चंस में ये भी होता है कि जो आपने लॉजिक आइडेंटिफाई करा था क्वेश्चन में, वो लॉजिक से ना लग के दूसरे लॉजिक से क्वेश्चन सोल्व करो, तो एक गो थ्रू कर सकते हो रीजनिंग में भी। अब मैथ्स के अंदर मैं 2-4 चीजें आपको बताता हूँ कि मैथ्स में भी ऑल दो आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं, लेकिन आप देखोगे काफी सारी मॉक टेस्ट सीरीज में ना वो डिटेल में एनालिसिस देते हैं कि जो आपका क्वेश्चन सही है उसमें आपका कितना टाइम लगा, टॉपर का कितना टाइम लगा, एवरेज स्टूडेंट का कितना टाइम लगा, ठीक है। तो हमें ये सॉल्यूशन तो देखना है सही आ गया। मान लो एक क्वेश्चन है आपने 2 मिनट लगा दी सोल्व करने में, और दूसरा एस्पिरेंट उसी क्वेश्चन को ऑन एन एवरेज एवरेज एस्पिरेंट्स उस क्वेश्चन को कितने में कर रहे हैं 50 सेकंड्स में कर रहे हैं, टॉपर उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर रहे हैं। तो वहां पे हो सकता है कि कोई ना कोई ट्रिक उस क्वेश्चन के अवेलेबल हो जो आपको नहीं आती। यही तो आप इंप्रूव करोगे ना वो जान के। तो आप ऑप्शंस में कम क्या कहते हैं सॉल्यूशंस में देखोगे किस तरीके से सॉल्यूशन दे रहा है। सॉल्यूशन भी अगर आपको लंबा लग रहा है तो आप उस पर दिमाग लगाओ, यार ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। सॉल्यूशन भी लंबा कर रखा है लेकिन टॉपर तो 30 सेकंड में कर गया, कुछ ना कुछ तो झोल है इस क्वेश्चन में। तो आप अपने कलीग से या फिर आप ग्रुप्स में जुड़े हुए हो तो उन ग्रुप पे डाउट पूछे, देखो कि कोई छोटा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अगर बहुत ही कम टाइम में कोई कर पा रहा है और आपको ज्यादा टाइम लग रहा है
तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक्स करी वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमेशा सही आंसर होना काफी नहीं है। रॉन्ग क्वेश्चन मतलब टाइम ज्यादा ले रहे हो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जिसमें सिली मिस्टेक करी वो क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो मैथ सेक्शन का भी आपको क्लियर हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को हमें एक बार देना ही है। अब मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बोल रहा था कि भैया जब 70% सिलेबस कंप्लीट हो तभी आप मॉक्स दें ज्यादा से ज्यादा, उससे पहले अवॉइड करें। क्यों मैं इस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा था? क्योंकि मेरे को भी पता है कि अगर आपने कोर्स ही से 20% कोर्स करा है तो मॉक में वैसे 80% क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मतलब 80% क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो आपने टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे, फिर भी उनमें से काफी कर देंगे। जैसे इंग्लिश के कुछ हो जाएंगे आपकी प्रीवियस नॉलेज से, जीके के कुछ हो जाएंगे, ठीक है, मैथ्स के भी हो सकता है कुछ बचपन की क्लासेस से याद आ जाएगी, चलो कर लो बेसिक सा क्वेश्चन, रीजनिंग के भी। लेकिन अगर आपने कोर्स किसी टीचर से डिटेल में 20% पढ़ा है तो हो सकता है आप 40-50% क्वेश्चन कर दें, 80 से 100 नंबर आ जाए। लेकिन वो आधा जो पेपर बच गया, अब उसका एनालिसिस करने में आपका कितना सारा टाइम जाएगा, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आते ही नहीं। अब वो सॉल्यूशन देख के कॉन्सेप्ट सीखोगे तो 3 गुना टाइम आपको वैसे ही लगेगा, और जब टीचर पढ़ाएगा पता चलेगा उससे छोटे से तरीके से टीचर ने डायरेक्टली करा दिया, तो सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा मॉक के एनालिसिस वाला। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को अगर मैं कहूं जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो कॉपी में नोट डाउन करने हैं तो फिर और ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा। तो इट इज लाइक वेस्टिंग योर टाइम। जब तक आपने कंसेप्ट नहीं सीखे तब तक आप मॉक्स दे रहे हैं तो आपको उसका फायदा नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, सर मैंने क्या करा, मैंने 150 मॉक्स दे लिए, मैंने आज तक किसी टीचर से नहीं पढ़ा, मेरा स्कोर 120 के आसपास आकर टक गया 125। अब उसने 150 मॉक्स देने में जितना टाइम लगाया, उसने एनालिसिस में जितना टाइम लगाया, इतने में तो वो एक टीचर से बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़ सकता था, और हो सकता था आज के टाइम पे उसको स्कोर 60 के आसपास आता। अब भी उसे क्या करना पड़ेगा, अब भी उसे सारी चीजें दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मॉक्स में हमने हर एक टाइप के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को करना सीख तो लिया, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसके पास सारी नॉलेज नहीं है। एग्जामिनर हल्का सा क्वेश्चन घुमाएगा, वो फंस जाएगा। तो मॉक से कभी कंप्लीट तैयारी नहीं होती, तैयारी होने के बाद मॉक्स दिए जाते हैं। तैयारी होने से पहले पेपर के लेवल को समझने के लिए मॉक होता है, तैयारी के दौरान हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं इसलिए मॉक होता है, और मेन जो मैक्सिमम मॉक्स होते हैं वो हमारी तैयारी कंप्लीट होने के बाद होते हैं 70 to 80%। ठीक है, वरना बीच में आप सेक्शनल मॉक्स जो टॉपिक होता रहे आपका कवर करते रहो, रीजनिंग जल्दी खत्म हो गया सेक्शनल मॉक्स दे लो। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से हो, इंग्लिश जल्दी कंप्लीट हो गया, इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स देते रहो। ठीक है, मैथ्स में अगर हो गया, अर्थमेटिक हो गया तो अर्थमेटिक के मॉक्स दे लो, जैसे एमटीएस वगैरह एग्जामिनेशन है जिसमें से अर्थमेटिक आता है उसके टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो, या फिर टीचर्स अगर आपको अलग से अर्थमेटिक के मॉक्स बना के दे रहे हैं तो वो लगा लो आप, राइट। और जब एडवांस हो जाए, पूरा हो जाए, तो सारे कंप्लीट मॉक्स दो। अब कुछ लोगों ने इससे कहा सर मैंने अभी तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, अलजेब्रा नहीं पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मॉक्स दे रहा हूँ। ठीक है, अब जब तो आप मॉक्स देंगे ना तो उन टॉपिक से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देखो ही मत, इट इज लाइक वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, क्योंकि आप कभी ना कभी वो टॉपिक्स पढ़ने ही हैं, जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद देख लेना उन क्वेश्चंस को। अभी आपको आता नहीं, आप उन मॉक्स से 2-4 क्वेश्चंस बनाना सीख भी जाओगे तो उसका क्या बेनिफिट है? ठीक है, इट इज नेक्स्ट टू जीरो, बल्कि ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे आप वहां पे। पहले टॉपिक कंप्लीट करो, उसके सॉल्यूशन भी देखने का तभी फायदा होगा। क्लियर? तो हमने कॉपी जो बनाई, अब उसमें हमें कॉपी में क्या क्या चीजें नोट करनी है, हमें ये सारी की सारी चीजें एक एक करके नोट करनी है। जो क्वेश्चंस नहीं हुए, जिन क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लगा, जिस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक पॉसिबल है वो, और जो क्वेश्चन हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे या क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही था लेकिन ऑप्शंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो भी हमें नोट डाउन करनी है। ये मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की सेपरेट कॉपी है, इसके अंदर आप ये सारी की सारी चीजें नोट करेंगे। मैथ्स पे आप चाहें तो स्टार्टिंग में एक फर्स्ट पेज इसलिए भी रख सकते हैं सिली मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि हम सिली मिस्टेक्स बार बार रिपीट भी करते हैं, हमारी हैबिट है एक तरह की मिस्टेक बार बार रिपीट करना। अगर लिख लोगे तो एक रिवीजन हो गई, दोबारा मॉक देने से पहले दोबारा देख लोगे तो एक और रिवीजन हो गई। मॉक देने से पहले आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है या अलजेब्रा है, एडवांस मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ज्योमेट्री है, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज करके बैठे। अगर फॉर्मूला रिवाइज होंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो आप कर पाएंगे। अगर आपको हमने चैप्टर पढ़ रखे हैं, फॉर्मूला रिवाइज नहीं है, मॉक देखो वैसे क्वेश्चन नहीं होगा सिंपल भी, आपका मॉक का स्कोर बहुत डिक्लाइन करेगा। ऐसे रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, कैलेंडर की ट्रिक हो गई, क्लॉक से, खैर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा काफी टाइम से, बट आपने पढ़ रखा है तो उसकी ट्रिक्स हो गई, या और कोई चैप्टर्स हैं, कोडिंग्स वाला पार्ट है तो उनकी कोडिंग एक बार देख ली माइंड में क्या क्या है स्टार्टिंग के मॉक्स के लिए, तो आप मॉक में बेटर परफॉर्म करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जो पढ़ रखा है वो उससे आप कर पा रहे हैं। रिवीजन करे बिना आप मॉक देने जाएंगे तो जो पढ़ रखा है वो आपने अच्छे से रिवाइज किया नहीं, मॉक देने गए कम नंबर आए, ब्लेम किस पे जाएगा, यार सही से पढ़ा नहीं मैंने, कॉन्फिडेंस आपका एकदम गिर जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो गलतियां हैं अगले मॉक में जाने से पहले अपनी वो गलती को लिखें। कॉपी में नोट कर लोगे क्वेश्चंस तो लॉन्ग रन में बेटर ही रहता है। ठीक है,
मॉक टेस्ट में। वरना बुक मार्क का हमारी ही वेबसाइट पे तो अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन को बुक मार्क करने का, स्क्रीनशॉट ही आप ले सकते हैं। बाकी काफी जगह पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, क्वेश्चन को बुक मार्क करके आप रख लेते हैं और उससे बाद में रिविजन कर लेते हैं। कॉपी में होता है रिवाइज करना आसान होता है, आप हैंडी रहते हैं उसके लिए, बुक मार्क्स निकाल के उससे रिवाइज करना इट टेक्स टाइम। ठीक है, ये इट्स अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं। लिख लोगे तो एक रिवीजन भी हो जाती है। तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ जो क्वेश्चंस में आप फंसे उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहो। मैथ्स के अलग, इंग्लिश के अलग, जीके के अलग, रीजनिंग के अलग। अब वीक टॉपिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? क्या एक मॉक देके मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये टॉपिक वीक है? हो सकता है अलजेब्रा का क्वेश्चन जो आपके मॉक में आया वो मुश्किल आ गया है ना, वो कोई भी नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना आपका अलजेब्रा टॉपिक वीक है, वो क्वेश्चन ही मुश्किल आ गया। तो मॉक का जब भी हमें एनालिसिस करना है, सबसे बेस्ट तो होता है प्रीवियस ईयर मॉक्स हम दें तो उसमें एग्जैक्ट एनालिसिस हो पाता है, क्योंकि जो रैंडम मॉक्स बनाए जाते हैं उसके अंदर मॉक टेस्ट सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रीवियस ईयर बेस्ड बना रहे हैं, एब्रप्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन कुछ मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे इस बार मेंस में हुआ, काफी लोगों ने मैथ्स के इतना इजी पेपर रखा कि जब एक बच्चा मेंस देने गया तो उसका यही अंडरस्टैंडिंग बन गई कि मैथ्स आसान आएगा और पेपर का लेवल मॉडरेट आते ही बच्चा फंस गया। ठीक है, तो मल्टीपल जगहों से आप मॉक्स ट्राई करें। ठीक है, हमने तो अच्छा रखा था मैथ्स का लेवल इस बार मॉक्स में भी, तो काफी लोगों को वहां पे बेनिफिट हुआ जिन्होंने मॉक्स लगाए थे। बट आप पीवाईक्यू के पेपर्स मॉक की फॉर्म में लगाएंगे, उनका एनालिसिस आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो भी वैरिड कर सकते हैं कि एक सीजीएल का लगा लिया, एक सीएचएसएल का लगा लिया, एक सीपीओ का लगा लिया और एक सीजीएल का प्रीवियस ईयर का लगा लिया, क्योंकि कई बार एक ईयर का बिल्कुल सिमिलर सा पैटर्न चलता रहता है क्वेश्चंस का। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाते, वैरायटी नहीं मिलती तो हमें एनालिसिस अच्छा नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब एक मैंने लगाए 5 मॉक्स। ठीक है, अब उनकी समरी में बनाऊंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। तो 5 मॉक्स का आपने एनालिसिस करना है, उसमें मैथ्स के सारे टॉपिक्स आप एक बार लिख लो, से सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। उन सारे टॉपिक्स के ऊपर लिखो कितने क्वेश्चंस आपके रोंग आए। या फिर आप ऐसा भी बना सकते हैं, सारे टॉपिक के स्टार्टिंग में एक टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन है तो मॉक 1 कितने क्वेश्चन, 1 सही, 0 गलत, 0, ऐसे इस तरह की भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, इन डेप्थ अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगता है कि मेरे ज्यादा दिक्कत होती है उसमें भी पोर्शंस निकालने के लिए आप इन डिटेल में जा सकते हैं, वरना आप टोटल लिख सकें 5 मॉक्स इकट्ठे करें। सिंप्लीफिकेशन के कितने मॉक थे? टोटल 5 मॉक्स का लिख रहा हूं मैं, सिंप्लीफिकेशन के 2, परसेंटेज के 2, ठीक है, पार्टनरशिप का से हो सकता है 0, टाइम एंड वर्क का हो सकता है 0 क्वेश्चन आपका गलत हो। तो ऐसे लिख लो, तो आपको वीक टॉपिक्स अपने दिखेंगे। अब उन वीक टॉपिक्स का क्या करना है, आपने क्या करना है, या तो आप जिस टीचर से पढ़े हो उस टॉपिक को फटाफट से आपने रिवाइज कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, उसके चैप्टर वाइज क्विजेस दे लिया प्रीवियस ईयर बुक से, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया एंड देन मूव अहेड टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज हाउ आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक बार प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कर लोगे या सिलेक्टेड क्वेश्चन टीचर के कर लोगे तो वो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अगले चैप्टर देखोगे, जब नेक्स्ट मुक दोगे तो आप देखोगे उस टॉपिक से गलतियां होनी कम हो गई। ठीक, तो ये इस तरीके से हम अपने वीक पोर्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सेम चीज आप किस में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो और वो करते हो। इंग्लिश में काफी लोगों की मिस्टेक्स क्या रहती है, ये वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, मॉक दे रहे हैं, इंग्लिश में आ रहे हैं 50 में से 40 नंबर। मैंने बहुत लोगों को देखा इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए, मॉक्स दे रहे हैं 50 में से 40 42, हर मॉक में चलते जा रहे हैं, कह रहे हैं एग्जाम में भी निकाल लेंगे 45 या 42 निकाल लेंगे। कई बार कुछ कुछ मॉक्स में उनके 50 में से 50 भी आ जाते हैं बिना कुछ पढ़े, है ना। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है कि ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। लेकिन जब आपने जो बेयर मिनिमम वोकैबुलरी सेक्शन है, बेयर जो ग्रामर रूल्स हैं, अगर वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है, आप इंट्यूशन पे जा रहे हैं, एग्जामिनर ने एक्सेप्शनल केसेस पूछ लिया ग्रामर के, तो आप फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, एग्जामिनर ने वोकैबुलरी थोड़ी हटके पूछ ली जो जनरल यूज में नहीं आती, तो फिर आप फंस जाओगे। तो पता चलेगा जनरल मॉक्स में 40 आ रहे थे, एग्जाम देने गए, एग्जाम में रह गए 30 नंबर 50 में से, सारा स्कोर गिर गया, टीयर 1 क्वालिफाई करते करते रह गए। तो डोंट टेक रिस्क, बेयर मिनिमम चीजें जो सभी लोग कर रहे हैं वो आपको भी करनी है। और आप ऑलरेडी अगर इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से, तो आप जल्दी कर लोगे उनसे, आपको कम टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती है। लेकिन इग्नोर मत करो किसी भी सेक्शन को। ऐसे रीजनिंग को काफी लोग इग्नोर कर देते हैं कि रीजनिंग तो आती है, मैंने कहीं से ना पढ़ी, आज तक पढ़नी है। मैं कहता हूं अगर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, कम से कम क्रैश कोर्सेज कर लो रीजनिंग के, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है वो आपको पता चल जाए, इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको पता चल जाए। उसके बाद आप पीवाईक्यू बुक से करना चाहो तो पीवाईक्यू बुक से डायरेक्टली मॉक्स भी दे सकते हो। लेकिन ऐसा मत करो कि बेसिक ट्रिक्स भी नहीं सीखी। अब होता क्या है ना लोगों का, कि रीजनिंग का भी पढ़ी नहीं, तो रीजनिंग है उनकी वीक, मैथ्स है स्ट्रॉन्ग, लेकिन हो क्या रहा है एग्जाम में,
रीजनिंग में जहां बाकी लोग 15 मिनट में पूरा पेपर सोल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है रीजनिंग में 20 मिनट। उन लोगों को मैथ्स के लिए कितना मिल रहा है? मैथ्स के लिए उन्हें मिल रहा है 30 मिनट्स, आपको मिल रहा है 25 मिनट्स, या 20 हो सकता है, उन्हें मिल रहा हो 27 मिनट्स और आपको बचे 22 मिनट्स मैथ्स के लिए। अब ऐसे में होगा क्या, रीजनिंग इसने भी सारे कर दिए, आपने भी सारे कर दिए। अब मैथ्स में दूसरे बंदे को 27 मिनट है, आपके पास 22 मिनट है। अब आप 22 मिनट में आपका इवन मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तब भी 25 क्वेश्चन नहीं कर पाए, आपके 4 क्वेश्चन छूट गए। और इस बंदे का सेम आपके जैसा मैथ्स है, लेकिन ये 27 मिनट है, ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन कर जाएगा। तो आपके 4 क्वेश्चन ये बंदा ज्यादा कर जाएगा ना आपसे, और जबकि जो पोर्शन आपका रीजनिंग का छुटा उससे बहुत कम टाइम में आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड एफर्ट्स के साथ। तो कई बार जो हमारा लगता है हमारा वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो टाइम हम ज्यादा ले रहे होते हैं उसके अंदर। मैथ्स में भी काफी लोगों का ये रहता है, जो इनका टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, कि यार मेरे को मैथ्स में पहले से सब कुछ आता है, मेरे को क्या जरूरत है कुछ चीजें सीखने की इसलिए जरूरत है जिससे कि आप टाइम बचा सकें। मेन गेम यहाँ पे टाइम का है, ठीक है। एक्यूरेसी वर्सेस स्पीड, मैंने आपको बताया कि जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कई बार जल्दबाजी करने में हमारे क्वेश्चन में एरर आ जाता है, और जल्दबाजी करने में अगर क्वेश्चन में एरर आ गया और आपको दोबारा वो सोल्व करना पड़ गया तो वो डबल टाइम ले जाएगा। ऐसे ही डिजिटल सम की मैं बात करता हूँ। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कई बार एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, ठीक है, बहुत लंबा कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देता है, लेकिन अगर दो ऑप्शन में डिजिटल सम मेरा सेम बन गया तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं ना वहां पे। तो सबसे पहले या तो आप ऑप्शन पे लगा के देखो, अगर ऑप्शन में लगा के देख रहे हो और आपने 10 क्वेश्चंस में डिजिटल सम लगा के देखा ऑप्शंस में, और 10 में से 3 में यूनिक क्वेश्चन यूनिक आंसर्स मिले, 7 में आपको से 2 ऑप्शन सेम मिल गए, तो उस केस में क्या होगा, 7 वाला तो आपका टाइम वेस्ट हो गया ना। 3 में आपने जल्दी कर लिया, टीचर्स आएंगे यूट्यूब पे कराएंगे सोल्यूशन कि भैया देखो डिजिटल सम से फटाफट से कर लेते हैं, ये आंसर आ गया, ठीक है, लेकिन बाकी से 7 क्वेश्चन में तो आपने लगाया नहीं। अब बाकी के 7 क्वेश्चन में लगाते तो और ज्यादा टाइम लग जाता आपको, इससे बढ़िया तो बेसिक से आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो मेथड जैसे यूनिट डिजिट है, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन देखा हमने, चारों ऑप्शंस की यूनिट डिजिट मेरे डायरेक्टली दिख रही है, राइट, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही देखने के लिए क्या वैल्यू बनेगी, तो वो हम जनरली सब क्वेश्चंस पे लगा लेते हैं। लेकिन डिजिटल सम हो गया या और चीजें, मल्टीप्लीकेशन बाय किसी नंबर से, मान लो मुझे 7 से मल्टीप्लाई चेक करना है या 13 से मल्टीप्लाई चेक करना है, उस पर्टिकुलर केस में चारों ऑप्शन को डिवाइड करूंगा, मैं 7 से देखूंगा कट रहा है नहीं कट रहा, इतना टाइम लग जाएगा। अगर बड़ी बड़ी 4-4, 5-5 डिजिट की वैल्यूज है, उसमें से अगर 2 सेम आंसर आ गए तो 30 सेकंड तो मैंने यही वेस्ट कर दी चेक करने में, और उसके बाद सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप मेथड्स अगर यूज भी कर रहे हैं इस तरीके के, तो विल इट बी यूजफुल फॉर यू और नॉट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, जैसे छोटी छोटी वैल्यूज है, मान लो मुझे 7 से बताना है कि मुझे पता है 7 से आंसर डिविजिबल होगा, अगर वैल्यूज मेरी कुछ ऐसी हो, एक वैल्यू हो 35, एक वैल्यू हो से 43, एक वैल्यू हो मेरे पास 48, एक वैल्यू हो मेरे पास 73, तो मैं चारों को देखते ही बता सकता हूं भैया 7 से कटने वाला ये है तो ये आंसर होगा। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं कर सकता हूं 3542, एक वैल्यू कर दी मैंने 4317, एक वैल्यू कर दी मैंने 48132, एक वैल्यू कर दी 73144, क्या मैं इसे चेक कर सकता हूं 7 से कि ये मुझे पता है मेरा आंसर 7 से डिविजिबल होगा, लेकिन 4 ऑप्शन क्या मैं चेक करूंगा? एक ऑप्शन मिल गया 7 से डिविजिबल, बाकी तीनों में हो सकता है एक और ऑप्शन 7 से डिविजिबल हो, इट विल टेक मोर टाइम, राइट। तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि मेथड्स वो फॉलो करेंगे जो ओवरऑल टाइम कम बचाए। रिव्यू करेक्ट आंसर्स को भी रिव्यू करना है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कॉमन मिस्टेक जो आपकी बार बार हो रही है, उसे मैं सिली मिस्टेक का नाम दिया, कॉपी के स्टार्टिंग में लिख लो जिससे कि आपकी छूटे ना। मॉक के काफी सारे एनालिसिस टूल्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं कि आपको बता देते हैं। हमेशा मॉक के अंदर जैसे हम परसेंटाइल को चेक करते हैं, परसेंटाइल गिव्स यू अ गुड आइडिया एज कंपेयर टू मार्क्स। अगर मॉक का लेवल डिफिकल्ट होगा तो उस केस में सभी लोग कम कर रहे होंगे। आप एक इजी मॉक है उसमें आपके नंबर आ गए 160, एक डिफिकल्ट मॉक है जिसके अंदर आपके नंबर आए 120, ठीक है, आपका तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आपको थोड़ी पता इजी है डिफिकल्ट है, आप कहोगे सर यहाँ पे आए तो खुश हो गए, यहाँ पे आए तो दुखी हो गए, है ना। तो ये जब मॉक बनाया जाता है तो उस टाइम पे इतनी चीजें डिटेल में नहीं जाती, मॉक का लेवल 19-21 होता ही है, कभी इजी कभी डिफिकल्ट। ऐसे पेपर जब एग्जाम देते हैं आप, उसमें भी पेपर का लेवल अलग होता है, वहां तो नॉर्मलाइजेशन होता है। वैसे ही अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो आप हमेशा मॉक में परसेंटाइल अपनी चेक करें, परसेंटाइल को अपनी कोशिश करें 90% से ऊपर लेके रखें। परसेंटाइल से फायदा क्या होता है कि आप बाकी लोगों ने जिन्होंने पेपर दिया कितनों से आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं,
वो परसेंटाइल से आपको पता चल जाता है। जैसे 90% है, इसका मतलब क्या हो गया, 90% लोगों से आप बेटर परफॉर्म करा आपने, राइट। तो ये मोर और लेस इसमें भी और इसमें भी सिमिलर रहेगी, थोड़ा बहुत तो वेरी कर सकता है। कि अगर मैं बात करूं, देखो टोटल 200 नंबर का पेपर था, ये कितना है 40% है, ये सॉरी ये आपका 80% मार्क्स है, यहाँ पे 60%, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया। लेकिन परसेंटाइल देखेंगे, अगर आपने 160 करा डिफिकल्ट मॉक के अंदर, तो हो सकता है कि आपकी परसेंटाइल हो यहाँ पे 90, और सॉरी इजी मॉक में, और डिफिकल्ट मॉक में 120 आया तो भी आपकी परसेंटाइल हो सकता है 85 परसेंटाइल तक ही जाए, ज्यादा गैप इसमें नहीं आएगा, हो सकता है 85 की जगह ये 92 भी जा सकती है। तो ये अच्छा पैरामीटर होता है देखने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और जब बहुत ज्यादा लोग मुक दे रहे होते हैं तो वहां पे परसेंटाइल अच्छे तरीके से काम करता है। जब लिमिटेड ही लोग हैं, मान लो जैसे कुछ टॉपर्स होते हैं वो हर मुक को देते हैं, वो टीयर 1 के सारे जितनी भी अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज है सबके दे देंगे। तो जब कम लोग मॉक को दे रहे होते हैं तो उस केस में परसेंटाइल आपका कम आएगा, क्योंकि वो मॉक हो सकता है बहुत अच्छे लोगों ने ही दिया, राइट। तो जब सैंपल स्पेस बहुत कम होता है तो परसेंटाइल भी आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। तो जब लार्जर स्पेस में आप परसेंटाइल मान के चलें, वो आपका ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब बारी है जैसे रिवीजन। बहुत सारे लोग लगातार मॉक दे लिया, उनकी रिवीजन करी नहीं, अपनी गलतियों से सीखा नहीं, तो कुछ फायदा नहीं। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप आज एक मॉक दो, उसमें जो मिस्टेक्स करोगे उसे लिखो मत कहीं भी, ना उसकी रिवीजन करो, 4 महीने बाद सिमिलर मॉक देना। जो मिस्टेक्स आज आपने करी होंगी इस मॉक में, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, 4 महीने बाद सिमिलर मिस्टेक्स आप रीड करेंगे, ऑल्दो आपने आज अपनी मिस्टेक्स देखी पढ़ लिया, फिर भी 4 महीने के बाद वो सेम मिस्टेक्स रिपीट होंगी। रिवीजन जरूरी है अपनी मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। तो आपने जो गलतियां करी उसे कॉपी में नोट करके उसे रिवाइज टाइम टू टाइम आप करें, वो बहुत जरूरी है, ऐसे ही आप इंप्रूव करेंगे। कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो, ठीक है, आप बार बार गलतियां कर रहे हो, पढ़ने के बाद भी सीखने नहीं सीख पा रहे, होता है। तो उसमें आपको गाइडेंस लेनी चाहिए उन लोगों से जो उस टॉपिक में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने मेंटर से गाइडेंस लीजिए, ठीक है। आपको कोई टॉपिक बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो मेंटर को बोलिए सर दिक्कत आ रही है इस टॉपिक में, ठीक है, आप प्लीज दोबारा एक बार मुझे और बेहतर मेथड बता दीजिए। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं सर किसी और तरीके से हम पढ़ सकते हैं क्या। जैसे कि मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज अगर आपको 1% समझ नहीं आ रही, आपके पास आज इतना सारा नॉलेज का खजाना है, यूट्यूब है आपके पास, ठीक है। कोई टॉपिक आपने करा, एक पुराना टीचर से आपने कोर्स ले लिया, चलो पढ़ लिया उससे, उसके बाद भी गलतियां हो रही हैं, तो अब यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देखो किसी और टीचर की जिसकी वीडियो आपको लगता है अच्छी है, उससे देखा उस टॉपिक को करके देखो, हो सकता है आपकी इंप्रूवमेंट आ जाए। उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, हो सकता है आपने रिवीजन अच्छे से ना करी हो, ठीक है, या फिर कुछ नए मेथड्स आपको देखने को मिल जाए। तो बी ओपन ऑलवेज, कि कोई चीज अगर आपकी फंसती है तो डोंट बी स्पेसिफिक कि ऐसे ही करना है, आप थोड़ा सर्च कर लो उसके बारे में, हो सकता है कुछ बेटर चीजें आपको मिल जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। बाकी आरबी एप्लीकेशन पे कुछ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो लोग देना चाहें दे सकते हैं। आई थिंक मॉक टेस्ट से रिलेटेड ये सारी की सारी क्वेरीज यही होती हैं। ध्यान रखें इन चीज़ों को, अच्छे तरीके से अपने मॉक्स दें, ठीक है। आरबी एप्लीकेशन पे टीयर 1 एंड टीयर 2 के मॉक्स अवेलेबल हैं, जो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ 1-2 मॉक्स स्टार्टिंग के फ्री होते हैं, बाकी पेड मॉक्स हैं। और जो फ्री मॉक्स थे, प्रीवियस ईयर के फ्री मॉक्स अवेलेबल है, वो आपको आरबी एप्लीकेशन पे ही यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो पेड मॉक दिए, प्रीवियस ईयर पेपर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्री मॉक्स बहुत सारे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। कुछ टॉपिक्स के सीजीएल के, जैसे अभी 8-9 शिफ्ट के टीयर 1 के सॉल्यूशन हमने डाले हैं, मेंस के सॉल्यूशन पूरे डाले हुए हैं पिछले साल का और इस साल का, और धीरे धीरे सॉल्यूशन काफ़ी अलग अलग टेस्ट के हम ऐड करते रहेंगे फ्री में भी, और ये तो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ हैं सारे के सारे मॉक्स। बाकी ऑफिसर बैच के साथ अपनी सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन अंडर और गाइडेंस अगर आप करना चाहें तो यू कैन एनरोल इन द बैच एंड प्रिपेयर हार्ड। इंडिविजुअल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।